जय हिंद साथियों। घटना चक्र के इस सीरीज में आज हम लोग देखते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक होता है, जैसे मार्ले मिंटो सुधार हुआ, दिल्ली दरबार हुआ, यही सब छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। और अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से आपको एक अनुमान लगेगा कि किस आधार से किस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप भी कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो इसी के इर्द गिर्द में रहता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले नोट्स देखेंगे फिर एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। सामान्यतः इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतया पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को उलट दिया। अब फर्स्ट कोर्स में एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह है 1909। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से, एक मिनट रुक जाइएगा, औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी, वह है ये विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और क्षेत्रों का स्थान का आरक्षण। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक और सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया।
इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें देश यानी शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर से किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? तो यह है लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। अब देखते हैं दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में जो भी नोट्स और क्वेश्चन बनेगा उसको देख लेंगे हम लोग। तो देखिए, आप इससे ये होगा कि आप जो क्वेश्चन आता है उसको देख पाएंगे। तो नोट्स में देखते हैं, दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जिसे तृतीय दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने न केवल बंगाल के विभाजन को रद्द घोषित किया, बल्कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया तथा उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। वर्ष 1912 में अलग प्रांत का दर्जा, इसके साथ ही असम को नया प्रांत बनाया गया, जैसे कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। 1 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, यानी दिल्ली से पहले? यह होगा कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 2 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह है लॉर्ड हार्डिंग। 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 ईस्वी में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 ईस्वी में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911 एवं 1912 वर्ष दोनों वर्ष दिए गए हैं, तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो यह है 1912 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो यह 1912 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो यह 1911 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो यह है लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर इस विभ्रम के प्रभाववश असंतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया, जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह हाथी पर बैठकर दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तभी दिल्ली स्थित चांदनी चौक में उस पर मतलब बम फेंका गया। इस जानलेवा हमले में वायसराय हार्डिंग गंभीर रूप से घायल हुआ, किंतु बच गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, वह है भगवती चरण बोहरा। इसमें मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी ये शामिल था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है।
इसमें 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी और बलराज और हंसवत सहाय हरवंश सहाय को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो यह है अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? यह 1912 ईस्वी। अब हम देख लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है अधिवेशन के मामला में। देखिए तो पहले नोट्स देख लीजिए, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, 2 दृष्टियों से अस्मरणीय था। प्रथम था उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था, यानी मित्रता का। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के तहत अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के समापन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए कहाँ? तो यह लखनऊ में। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह है अंबिका चरण मजूमदार। 3 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो यह है 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि
संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? तो यह है एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टि से अस्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, और दूसरा मतलब ये तो कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता में मुख्य शिल्पीकार या वार्ताकार रहे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? ये है बाल गंगाधर तिलक। 6 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके आंसर एक, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार के। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्ष बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीतिक में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। 7 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था वर्ष 1916। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतय का काल निम्न में से कौन सा से प्रदर्शित करता है? तो यह है 1916 से 1922 ईस्वी का। वर्ष 1916 से 1922 ईस्वी तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतय का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के समापन ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही तो गड़बड़ है, किया था। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। हाँ। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। हाँ। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुख, अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों उदारवादी और उग्रवादियों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो यह है लखनऊ समझौता 1916। अब अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर है होम रूल लीग
तो होम रूल लीग आंदोलन अगला चैप्टर में देखते हैं। अगर आप भी बीपीएससी से और बीपीएससी से नीचे जो भी बिहार में एग्जाम होता है और उसका तैयारी करते हैं, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन ये देखना अति जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते हैं तो आपको खुद नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन का क्या रंग रूप रहता है। तो पीआई की इसीलिए देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।